क्लास 8 हिस्ट्री अध्याय 8 जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और समाज के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, किंतु समाज का विकास धीरे धीरे होता है। इस प्रकार इस क्रम में समाज के शक्तिशाली वर्ग ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए हमेशा कोशिश की है। पूरी दुनिया में मानव समाज कई वर्गों में प्राचीन काल से ही बट रहा है, जिसमें एक शक्तिशाली और एक कमजोर वर्ग सदैव रहा है। जाति सुधार हेतु तर्क। भारत में सामाजिक भेदभाव जाति व्यवस्था के आधार पर रहा है। इसे लेकर एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जिसने समाज पर अपने प्रभुत्व की स्थापना की और श्रेष्ठ एवं उच्च जाति के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की, तो दूसरी ओर एक शोषित और पीड़ित वर्ग अस्तित्व में आया। हमारे समाज में भी इस प्रकार के सामाजिक भेदभाव के अनेक रूप सामने आए, जिसने कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को जन्म दिया। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें पेशे या काम के आधार पर 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आगे चलकर इन विभाजनों ने जातियों का रूप धारण कर लिया। इसमें पुनः कई उपजातियां बन गई। इनके बीच संबंध में धीरे धीरे संकीर्णता आई, ऊंच नीच का भेदभाव बढ़ा, अंतरजातीय शादी विवाह एवं संबंधों पर रोक लग गई। जाति का निर्धारण काम की जगह जन्म के आधार पर होने लगा। जाति प्रथा का सबसे कठोर रूप छुआछूत की भावना के रूप में प्रकट हुआ, जिसमें निम्न जातियों को अपवित्र माना गया और उनका बहिष्कार किया गया। आधुनिक काल में कई कारणों से, खासकर शिक्षा के विकास और पुराने विचारों को नए ढंग से परखने के कारण, जाति प्रथा एवं इस पर आधारित भेदभाव, शोषण और तिरस्कार को दूर करने या उसमें सुधार लाने का उपाय आरंभ हुआ। उपेक्षित जनसमूहों पर प्रभाव के कुछ तीखे उदाहरण: चमड़े के जूते बनाते लोग, बंगाल के चांडाल, बिहार के डोम, दक्षिण बिहार के भुइया, महाराष्ट्र के महार और भारत के अनेक क्षेत्रों में चमार जातियों के साथ कठोर भेदभाव की नीति अपनाई गई। चमड़े का काम करने वाले लोगों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता था। 19वीं सदी में देश के अनेक भागों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले नगरों में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा इस व्यवस्था की कमजोरियों को सामने लाने और एक नई चेतना जगाने के उपाय किए गए। इसके तरह इस सदी में ऐसे सामाजिक आंदोलन हुए जिनके द्वारा उसके उद्देश्य समाज सुधार था। जाति प्रथा की आलोचना आरंभ हुई, जो समाज के विभाजन और असमानता का कारण बनी हुई थी। इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भारतीय पढ़े लिखे वर्गों ने प्रयास किया, ताकि वे सभी वर्गों का उत्थान हो, उनके बीच बराबरी की भावना विकसित हो। इस कोशिश में कई समाज सुधारक शामिल हुए। यह एक और विदेशी सरकार से आज़ाद होने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर समाज में अन्याय और अनुचित परंपराओं का भी अंत चाहते थे। चूँकि धर्म और समाज सुधार आंदोलन का उद्देश्य एक भेदभाव रहित समाज बनाना का था, इसलिए जातीय भेदभाव को दूर करने को विशेष महत्व दिया गया। इन समाज सुधारकों में कई ऐसे लोग थे जो जातीय असमानता के भी विरोधी थे। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग भी थे, जो जातीय भेदभाव और असमानता की समाप्ति चाहते, विभिन्न जातियों के बीच आपसी सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाना चाहते थे। साथ ही वे पवित्रता और अपवित्रता के कड़े नियमों के आधार पर भेदभाव और छुआछूत के विरोधी थे। जाति व्यवस्था ब्राह्मण जाति सबसे ऊपर थी, जिसे कई अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त थी। इस तरह यह समाज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल थे। ब्राह्मण समाज का वह वर्ग
जिसने अपनी शिक्षा, ज्ञान एवं धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पर समाज के पर आधिकारिक स्थापित कर दूसरे जातियों पर अपना प्रभाव कायम किया। एकाधिकार। अत्यंज समाज का वह वर्ग जिसमें सभ्य समाज की परिधि से बाहर रखा जाता है। क्षत्रिय और वैश्यों के बीच जाति प्रथा इतनी कठोर और संकीर्ण नहीं थी, लेकिन ब्राह्मणों के जो विशेषाधिकार थे उससे यह वंचित रहे। क्षत्रिय वर्ग शासक वर्ग होने के नाते समाज में एक प्रभावशाली वर्ग के रूप में उभरा, जबकि वैश्य वर्ग ने आर्थिक संपन्नता के कारण स्वयं को आगे बढ़ाया। औपनिवेशिक काल में ब्राह्मणों ने नई अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया, इसलिए प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने अपने को स्थापित किया। नीचे दर्जे के सरकारी कर्मचारी, वकील, चिंतक, साहित्यकार आदि इसी समूह में थे। इस प्रकार माहौल ने गैर ब्राह्मण जातियों की स्थिति को प्रभावित किया। उनकी सामाजिक दशा में गिरावट आई और उनमें असुरक्षा और हीनता की भावना बढ़ी। समाज में एक छोर पर ब्राह्मण थे तो दूसरे छोर पर अछूत, अधिकांश पीड़ित और दलित समूह का संबंध समाज की निचली श्रेणियों से था और वह जटिल एवं कठोर स्थिति में जीने के लिए बाध्य थे, इसलिए वे सामाजिक व्यवस्था में मौजूद अन्याय के खिलाफ थे। दूसरी ओर 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक निम्न जातियों के अंदर से भी जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई गई एवं उनके द्वारा सामाजिक समानता और न्याय की मांग के लिए आंदोलन शुरू कर दिए गए। इस नई चेतना को गैर ब्राह्मण जाति समूह ने प्रस्तुत किया, जो विशेष रूप से अपनी दयनीय दशा में सुधार लाना चाहते थे। भारत के अनेक भागों में यह जातीय बहुत सारी असुविधाओं से मुक्ति के लिए आवाज़ उठाने लगी। इस प्रक्रिया में निचली जाति के आंदोलनों में उनकी जातीय पहचान एकता का आधार बन गई। इन आंदोलनों ने नेताओं ने प्रारंभिक नाम महात्मा ज्योतिबा राव फूले का आता है। महात्मा ज्योतिबा राव फूले 1824 से 1890। ज्योतिबा राव फूले जाति व्यवस्था को मनुष्य की समानता के खिलाफ मानते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकारा। अछूत वर्ग के खिलाफ अमानवीय व्यवहार और उन्हें सामान्य मानव अधिकार से वंचित रखने की स्थिति ने फूले को जाति प्रथा का प्रबल विरोधी बना दिया। अपने विचारों के प्रयास से फूले ने पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों को प्रकाशन तथा भाषण और लेखन का माध्यम अपनाया। उन्होंने मराठी भाषा का प्रयोग किया ताकि आम लोगों की भाषा के द्वारा उनके विचार को जनसाधारण आसानी तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने आर्य वैदिक परंपराओं का विरोध करने के लिए दीनबंधु नाम की मराठी पत्रिका निकाली। 1873 में गुलामी नाम से निकाली गई अपनी पुस्तक में फूले ने शूद्रों की दास्ता के कारणों की व्याख्या की और इनकी तुलना अमेरिकी निग्रो काले गुलामों से की। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। फूलों ने जाति प्रथा की आलोचना को सभी प्रकार की असमानता से जोड़ा। असमानता के खिलाफ लोगों को जगाना ही उनके संघर्ष का मूल्य उद्देश्य था। जातिगत असमानताओं और शूद्र जातियों की सामाजिक अधीनता तथा आर्थिक पिछड़ेपन के बीच संबंध के बारे में ज्योतिबा फूले ने चेतना जगाई। उच्च जातियों ने किस तरह किसानों का शोषण किया उनका विश्लेषण उन्होंने विस्तार ज्योतिराव फूले की चित्र से किया। किसान लगान के बोझ और महाजनों के अत्याचार से परेशान थे। इसके विरोध में महात्मा फूले उन्हें समाज में सम्मान दिलाना चाहते थे। गुलामी। फूले ने यह पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की है जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस पुस्तक के छपने के लगभग 10 वर्ष पहले अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म हो गई थी। फूले ने अत्याचार और उत्पीड़न से संघर्ष करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने ब्राह्मणों के उस दावे को नकारा कि आर्य होने के कारण वह औरों से श्रेष्ठ है। फूलों का तर्क है कि आर्य विदेशी है और
वे यहाँ के मूल निवासी को हरा कर उन्हें निम्न मानने लगे थे। फूलों के अनुसार यह धरती यहाँ के देसी लोगों की है, अर्थात निम्न जाति के लोगों की है। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातियों और अति शूद्रों जो अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। इस तरह फूले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। फूलों ने गैर ब्राह्मणों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने धार्मिक विचारधारा और जाति प्रथा को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने महाराष्ट्र की सभी निम्न जातियों के लिए सामूहिक पहचान बनाई। फूलों ने उच्च जाति के नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद की भी कड़ी आलोचना अपनी एक रचना काश्तकार की चाबुक में की। राजनीति में किसान को एक वर्ग की तरह प्रवेश कराने वाले वह पहले व्यक्ति थे। वीर सेलिंगम 1848 से 1919। दक्षिण भारत में भी सामाजिक भेदभाव को लेकर वंचित वर्ग द्वारा कई आंदोलन चलाए गए, जिससे सामाजिक असमानता की स्थिति समाप्त हो गई। ऐसे आंदोलनों में वीर सेलिंगम की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनका पूरा नाम कुंडू कड़ी वीर सेलिंगम था। कलकत्ता तथा बम्बई जैसे बड़े शहरों में चलाए गए सुधार आंदोलनों में जिन समकालीन उच्च कुल के व्यक्तियों की भूमिका रही, उनमें उससे भिन्न परिस्थिति में वीर सेलिंगम का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। अपने जीवन के अधिकांश समय में उन्होंने स्कूल शिक्षक के पद पर काम किया। उन्होंने तेलुगु भाषा में अनेक लेख लिखे, जिसके लिए उन्हें आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। दक्षिण भारत में भी महिलाओं की स्थिति चिंताजनक थी, अतः इनके द्वारा महिला उत्थान के प्रति जागरूकता पैदा की गई। विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा, महिला मुक्ति जैसे सामाजिक बुराइयों के जैसे विषयों के प्रति उनके उत्साह में उन्हें आंध्र के समाज सुधारकों की अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया। उस समय के मद्रास प्रेसिडेंसी में समाज सुधार के प्रयासों की लहर को अनेक प्रकार के जातीय संगठनों एवं जातीय आंदोलनों के ने एक विशिष्ट स्वरूप दिया। सदी के समाप्त होने तक अनेक जातीय संगठन सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों का प्रभाव तमिलनाडु की गुंडर जनजाति के संगठन कोंगू बेल्ला संगम, मैसूर के वोकालिंगा तथा लिंगायत संगठनों, केरल के इरावा जनजाति के SNDP योगम आदि पर पड़ा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जातीय आंदोलनों के नेताओं ने जाति विशेष के सदस्यों की सामान्य विरासत पर बल दिया और सामाजिक तौर तरीकों में बदलाव लाने का प्रयास किया। वीरसेलिंगम द्वारा चलाया गया आंदोलन एक प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसने दक्षिण भारत में ऐसे दूसरे महत्वपूर्ण संगठनों एवं आंदोलनों को आगे बढ़ाने में सहायता की। इस परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी कि जातीय संगठनों ने धीरे धीरे राजनीतिक शक्तियों का रूप ले लिया। इसका परिणाम 20वीं सदी में चलाए गए आंदोलनों में देखा जाता है। नारायण गुरु 1855 से 1928। जैसा कि पहले चर्चा की गई है कि 19वीं सदी के मध्य तक निम्न जातियों के भीतर से भी जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस वर्ग में ने भी आंदोलनों के द्वारा सामाजिक समानता और न्याय की मांग की। केरल के एझावा निम्न जाति में जन्मे नानू आसान, जो बाद में श्री नारायण गुरु के नाम से जाने गए, एक धार्मिक गुरु के रूप में उभरे। इन्होंने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने प्रेरणा दी कि उनके पंथ में जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को एक गुरु में विश्वास रखना चाहिए। इनके द्वारा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902 में की गई। इस संगठन के समक्ष दो उद्देश्य थे, एक छुआछूत का विरोध करना और दूसरा पूजा, विवाह और मृतक के अंतिम संस्कार की विधि को सरल बनाना। श्री नारायण गुरु के चित्र। चूँकि इन पंथों की स्थापना उन लोगों
ने की, जो स्वयं निम्न जातियों के थे उनके बीच ही काम करते थे, अतः उन्होंने निम्न जातियों के बीच प्रचलन, आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया और उच्च वर्ण के तौर तरीकों को अपनाने पर बल दिया ताकि निम्न जातियों में स्वाभिमान पैदा किया जा सके। इस संगठन के द्वारा दक्षिण भारत में मंदिर में प्रवेश अधिकार के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ। बाद में 1920 के दशक में यह संगठन माधवन के नेतृत्व में गांधीवादी राष्ट्रीयवाद से प्रभावित हुआ। केरल में बसे दलित भी इस संगठन से प्रभावित हुए एवं अपने उद्धार के उपाय के लिए स्वयं आगे बढ़े। इस प्रकार दक्षिण भारत के समाज सुधार आंदोलन ने समाज के दबे वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का सफल प्रयास किया। इन्हें भी जाने। मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1818 द्वारा दिए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट से जानकारी प्राप्त होती है कि निचली जातियों के समूह से आए खेतिहर मजदूर लगभग गुलामी की स्थिति में ठेल दिए गए थे। ईवी रामास्वामी नायंगर, जिन्हें पेरियार कहा जाता है, 1879 से 1973 और आत्मसम्मान आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन आगे बढ़ा। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। सामाजिक न्याय की मांग करते हुए इनके द्वारा सत्ता पर ब्राह्मणों के दावों को चुनौती दी गई। गैर ब्राह्मण समूहों के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान के उपाय किए गए। ईवी रामास्वामी नायंगर पेरियार ने जाति व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने मानव जाति की मौलिक समानता और गरिमा पर बल दिया। पेरियार, जो स्वयं एक सन्यासी थे, हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। वे विशेषकर भगवत गीता, रामायण और मनु द्वारा रचित संहिता के विरोधी थे। उनका मानना था कि ब्राह्मण ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता पर तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। पेरियार 1924 की एक छोटी घटना और उनके व्यक्तिगत अनुभव ने उन्हें कांग्रेस दल से अलग कर दिया। यद्यपि असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय हिस्सा लिया था। जब कांग्रेस द्वारा आयोजित एक भोज में निम्न जाति के लोगों को अलग बैठाया गया, तब पेरियार ने फैसले किए कि वह अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1925 में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया ताकि गैर ब्राह्मण जातियों को जागरूकता बनाया जा सके। पेरियार ने गैर ब्राह्मण समूहों के उत्थान के लिए अति सुधारवादी विचारधारा अपनाई, जिसे लेकर कई विवाद भी हुए। फिर भी उनके आंदोलनों का सामाजिक आधार गांव के जमींदार तथा नगर के व्यावसायिक समूहों तक सीमित था। इसके लिए अछूतों को संगठित करने में असफल रहे। मई 1933 में कुंडी अरसू नामक अपने आलेख में पेरियार ने लिखा है कि आत्मसम्मान आंदोलन का सही मार्ग है। पूंजीपतियों और धर्म की क्रूरताओं को खत्म करना ही अपनी समस्याओं को सुलझाने का एकमात्र रास्ता है। पेरियार के विचार इतने लोकप्रिय हुए कि तमिलनाडु के लगभग समस्त क्षेत्र में इनके नेतृत्व को स्वीकार किया गया। 1937 में जस्टिन पार्टी का नेतृत्व इन्हें सौंपा गया, जो बाद में द्रविड़ कसंगम के नाम से जानी गई। परंतु पेरियार का मनियामाई से विवाह ने एक विवाद को जन्म दिया। इनके विरोधी अन्ना दुरई के द्वारा द्रविड़ मुनेत्र कसंगम ने 1949 में स्वयं को अलग कर लिया। तब यह संगठन केवल एक सामाजिक सुधार चिंतक का केंद्र नहीं रह गया, बल्कि इसने राजनीतिक में भी प्रवेश किया और इनकी लोकप्रियता आज भी तमिलनाडु के क्षेत्र में बनी हुई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत में आगमन के साथ जिस प्रकार से निम्न जातियों के बीच में जागरूकता उत्पन्न की, उसे एक युगांतर घटना के रूप में देखा जाता है। उनके द्वारा गैर बराबरी के
विरोध में आंदोलन को विशेष बढ़ावा दिया गया। 1919 में पहला अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस के द्वारा गांधी जी के सुझाव पर छुआछूत का विरोध घोषणा पत्र जारी किया गया। अछूतों और दलितों को उन्होंने हरिजन का नाम दिया। इनका उत्थान गांधी जी का प्रमुख उद्देश्य था। उनके द्वारा उद्धार के लिए गांधी जी के द्वारा अनेक रचनात्मक कार्यक्रम चलाए गए। इन प्रयासों से छुआछूत की प्रथा कमजोर पड़ी। 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ स्थापना किया और उन्हें चिकित्सा और तकनीक संबंधी जानकारी एवं सुविधा पहुंचा सके। 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली, जिसमें कई संवेदनशील विषय जैसे हरिजनों का मंदिर में प्रवेश, जलाशयों को हरिजन के लिए उपलब्ध कराना, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश आदि का समर्थन किया। गांधी जी यह रचनात्मक कदम मानवीय भावनाओं के प्रेरित थे और इनसे राष्ट्रीय आंदोलनों को नई शक्ति मिली। गांधी जी ने जाति प्रथा के सुधार के प्रयासों के साथ साथ छुआछूत के विरोध, महिलाओं की स्थिति में सुधार और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के महत्वपूर्ण उपाय किए। महात्मा गांधी का चित्र। जब गांधी द्वितीय गोल मेज सम्मेलन के बाद दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई, तब गांधी जी अछूतों को हिंदुओं से अलग मानने की सरकारी नीति से अत्यंत दुखी हुए और इसे समाप्त करने की मांग रखी। उन्होंने इसके विरुद्ध आमरण अनशन किया, जिसके फलस्वरूप 26 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर के साथ पुनः समझौता हुआ और गांधी हरिजनों के उद्धार में लगे रहे। गांधी जी जाति प्रथा के प्रबल आलोचक रहे। गांधी जी भारत को केवल औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराना नहीं चाहते थे, बल्कि भारतवर्ष में जिस प्रकार की सामाजिक गिरावट आई थी उसे दूर करने में उन्होंने असाधारण इच्छा शक्ति भी दिखाई। उनका मानना था कि भारत सही अर्थ में तब स्वतंत्र होगा जब अपनी आंतरिक कमजोरियों पर काबू कर पाएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह को बहुत निकट से महसूस किया था। इनके जीवन का उद्देश्य दलित उत्थान की भावना से प्रेरित था। वह दलित समाज को समानता का पूर्ण अधिकार प्रदान कराना चाहते थे, न केवल कुछ छूट या किसी प्रकार की सुविधा। भारतीय जातिगत समाज में दलित वर्ग को सम्मानपूर्ण स्थान दिलाना अम्बेडकर के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। सामंती दासता के वह प्रबल विरोधी थे, अतः उन्होंने दलितों को शिक्षित होने का अभियान दिया और दलितों के वैधानिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग रखी। उनके द्वारा मैला ढोने की अमानवीय परंपरा की कड़ी निंदा की गई। अंबेडकर के द्वारा 1920 के दशक में एक प्रमुख आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन को संगठित रूप देने के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन हुआ। 1927 में महादलित सत्याग्रह आरंभ किया गया ताकि अछूतों के प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति को समाप्त किया जा सके। 1930-31 के गोलमेज सम्मेलन के पूर्व अंबेडकर दलित वर्गों के प्रमुख नेता के रूप में उभर चुके थे। इन्होंने दलितों के लिए एक अलगाववादी धारणा रखी, जिसके आधार पर दलितों के लिए अल्पसंख्यकों की तरफ पृथक निर्वाचन की मांग रखी गई, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया और अनेक सत्याग्रह के कारण पुनः समझौता लागू हुआ। 1942 में अंबेडकर के द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई। अंबेडकर ने हिंदू धर्म में भेदभाव का विरोध किया और बौद्ध की ओर आकर्षित हुए। 1950 में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया और कालांतर में इनके अनेक समर्थकों के द्वारा धर्म परिवर्तन किया गया। अंबेडकर गांधीवादी दलित विचारधारा से असंतुष्ट रहे और उसे कमजोर मानते रहे, चूँकि वह दलितों के उत्थान के माध्यम से एक अलग रूप में देखते थे। आज भारत में जिस दर्शन को लोकप्रियता मिली है वह समता, भाईचारा और आज़ादी पर आधारित है। मनुष्य के सम्मान पर केंद्रीय सोच वाले इस दर्शन की एक प्राथमिकता मनुष्य का कल्याण है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र है। सामाजिक भेदभाव से उपजे सामाजिक पिछड़ेपन और शोषण को दूर करने के उपाय इन विभिन्न दार्शनिक एवं सुधारकों
के द्वारा हुए। इन सभी ने जातिगत व्यवस्था को दूर करने के उपाय अलग अलग तरीकों से अपनाए, पर यह आंदोलन सीमित रह चूँकि इनका सामाजिक आधार सीमित रहा। आज हमारे समाज में जिस संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है, उसकी पृष्ठभूमि इन आंदोलनों ने तैयार की, ताकि जाति विरोधी संघर्ष को आगे बढ़ाया जा सके, जिससे एक सुदृढ़, शोषण रहित, मानवतावादी समाज की स्थापना संभव हो। इन्हें भी जाने। 1924 में अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना करके दलित मुक्ति आंदोलन का बिगुल बजाया। अंबेडकर के द्वारा जाति उन्मूलन के उपाय किए गए। उन्होंने मनुस्मृति को नकारा, चूँकि वह विभेदकारी दर्शन पर आधारित थी और जिसके द्वारा समाज को एक श्रेणीगत व्यवस्था में बांट दिया गया था।